नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो आज संडे है, छुट्टी का दिन है। तो यहाँ पर आज मैं डिस्कस करूँगा एक कोट। तो स्पीकिंग ट्री का जो आर्टिकल है वो संडे के संडे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वहाँ पर मैं एक कोट डिस्कस करा करूँगा और बाकी का पूरा हफ्ता जो भी आपको डिस्कशन मिलती है तो वो वहाँ पर स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल ही वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा स्टार्टिंग में। और बाद में जो है सारी की सारी जो है इकोनॉमिक्स टाइम एडिटोरियल डिस्कशन होगी। तो यहाँ पर भी आज शुरुआत हम करेंगे आज के दिन की एक कोट के साथ। तो कोट है, योर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। जो भी आप सोचते हो ना कि मेरी लिमिट है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन है कि आपकी सोच जो है ना वहीं तक सीमित हो चुकी है। आपकी सोच ऊपर उठ के देखना चाहती ही नहीं है। ओके, तो बड़ी कोशिश करते हो आप। ओके, लेकिन आपकी सोच ऊपर नहीं उठ पा रही है। तो इस चीज को हमें चेंज करना है। हमारी इमेजिनेशन है ना उसको बदलना है। इमेजिनेशन बदल गई तो आपकी लिमिटेशन जो आपको लग रही थी कि मेरी लिमिट है, ओके, तो वो लिमिट रहेगी नहीं, वो लिमिट ही टूट जाएगी। ओके, आप एक नई लिमिट बना लोगे। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें चलती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे देखो, जैसे एक फिल्म एक्टर है। ओके, तो यहाँ पर वो चाहता है, एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, वो चाहता है कि मैं एक कामयाब फिल्म एक्टर बनूं। ठीक है, उसके लिए वो जिंदगी में स्ट्रगल करता है। ओके, ठोकरें खाता है। जब वो लिमिट तोड़ देता है, ठीक है, फिर वो देखता है कि यार मेरी भी किसी समय ये लिमिट थी कि मैं ये स्ट्रगल कर रहा था। जब वो फेमस हो जाता है तो पीछे की ओर जब देखता है तो वो कहता है कि तो ये तो लिमिट ही बहुत छोटी थी। ओके, तो ये चीज होती है जब अचीवमेंट मिल जाती है ना, तो पुरानी चीजें छोटी लगनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा होता है। तो आप अपनी इमेजिनेशन ही हिसाब से बनाओ कि यहाँ पर अगर लिमिट रखनी है तो एक बड़े पैमाने के रखो। ओके, जो छोटी वाली लिमिट्स है वो खुद ही खुद टूट जाएंगी। ओके, तो सोचो, बड़ा सोचने का हौसला रखो। ओके, तो हौसला रखो उस सोच के ऊपर, उस गोल को अचीव करने की। यहाँ पर ठान लो कि गोल अचीव करना है। बड़े से बड़ा गोल रखोगे तभी छोटा गोल जो है वो अचीव कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन बदलो, सोचने का तरीका बदलो। ओके, सही डिसीजन होंगे और जो भी आपने गोल रखा है, जो भी आपकी लिमिटेशन आ रही है ना वो टूट जाएगी। देखो, उसके आगे आप बढ़ जाओगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर ये था कोट। यहाँ पर आई होप आपको अच्छे से यहाँ पर कोट के बारे में पता चला है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं फर्स्ट आर्टिकल। तो हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत एक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, जिसके तहत वेरियस 12 मीजर्स हैं जहां पर सरकार जो है यहाँ पर पैसे देगी। ओके, तो यहाँ पर ये 12 मीजर्स कौन से हैं, तो इसके ऊपर पर्टिकुलर पीआईबी की वीडियो है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं उसी जो अनाउंसमेंट हुई है उसके रिगार्डिंग, जहां जहां पर इन्होंने पैसा दिया है। तो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं ऑथर की, आप जो पैसा दे रहे हो उसकी जगह आप उनके इक्विटी शेयर ले लो। ओके, जो कंपनी खराब हालत में है, आप उसको पैसे देके आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन उससे बेहतर होगा जब आप उसका शेयर ही खरीद लो जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आ जाती। अगर दोबारा वो अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएगी, प्रॉफिट में आ जाएगी, तब अपना स्टेक बेच देना। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर अच्छे से चर्चा की गई है, उसको हम अच्छे से चर्चा करते हैं आगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं जिस स्कीम के तहत एमएसएमईज को यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं, उसका नाम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0। ओके, तो इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर और भी आने वाले समय तक जो है यहाँ पर राशि प्रोवाइड की जाएगी, खासतौर पे जो एमएसएमईज के सेक्टर हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं, जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज होती हैं। तो यहाँ पर सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि भारत में जो एमएसएमई सेक्टर है इससे एम्प्लॉयबिलिटी काफी निकल कर आती है, क्योंकि छोटा सेक्टर है तो इसकी भरमार भी ज्यादा है और इससे देश की जो जीडीपी है उसको बेनिफिट भी काफी होता है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो गिनती के हैं, ठीक है, वो तो गिनती के नाम सबको पता है, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं इनका अहम योगदान होता है भारत की इकोनॉमी को आगे पहुंचाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि एक अच्छा होगा अगर भारत सरकार जो है ऐसा ही एक फाइनेंशियल बर्डन जो है और तरीके से अपनाए, एक बेटर डिजाइन ऑफ इंटरवेंशन लेकर। तो ये बेटर डिजाइन ऑफ इंटरवेंशन क्या है, ये कह रहे हैं कि क्रेडिट करने की बजाय आप जो है ट्रबल कंपनीज को इक्विटी शेयर उनके खरीद लो। ओके, तो इक्विटी शेयर जब खरीद लोगे, जब दोबारा से इकोनॉमी की हालत अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्शन सही पैमाने पर बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो बाद में जब लगेगा कि हाँ भी जो वो एंटरप्राइज जिसका आपने शेयर खरीदे थे प्रॉफिट में आ गया, तो बाद में उसके शेयर बेच देना। ओके, तो यहाँ पर फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आगे बात कर रहे हैं, विच डज नॉट नीड टू बी सर्विस्ड व्हेन द कंपनीज डू नॉट मेक प्रॉफिट्स।
मतलब तब तक आप उसको ना बेचो जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जाती। एंड कैन बी सोल्ड टू रिकूप द इनिशियल आउटले एंड पॉसिबली ए रिटर्न लेटर व्हेन द इन्वेस्टी कंपनीज डू टर्न अराउंड। और जब उसकी हालत सही हो जाएगी, ओके, जब रिटर्न आना सही हो जाएगा, तब आप जो है एक्शन लो, तब आप उसको जो उसके स्टेक है आप बेच दो उसको। देखो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सिमिलर है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर ली गई है। सन 2008 में बड़ी भयानक मंदी आई थी। अगर बात करें यूएस की, तो यूएस के तो 40 से ऊपर जो बैंक थे वो दिवालिया हो गए थे। मतलब उन्होंने 2008 से पहले इतना पैसा बांट दिया था लोगों को, दोबारा से वो रिकवर ही नहीं कर पाए। तो रिकवर ही नहीं कर पाए तो बैंक एक के बाद एक दिवालिया हो गया, लोग सड़कों पर आ गए। और देखो, अगर अमेरिका में कुछ भी ऐसा होता है ना, तो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट चला जाता है, क्योंकि काफी क्लोज लिंक है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। तो यहाँ पर बेसिकली जब 2008 में मंदी आई थी, तो फिर जो यूएस की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इंटरवेंशन की थी, खासतौर पे जो जनरल मोटर्स हैं, जो शेवरले की कारें बनाते हैं, ओके, तो एक और कंपनी है क्राइसलर, ओके, तो ये बड़ी कंपनीज हैं अमेरिका की, तो ये भी डूब गई थी। ओके, तो इनकी भी हालत ऐसी थी, ये अगर इनकी सरकार मदद नहीं करती तो ये दोबारा से खड़ी नहीं होनी थी। ओके, तो यहाँ पर जो यूएस गवर्नमेंट थी उस समय ओबामा प्रशासन काम कर रहा था, तो उन्होंने इसका 60% जो शेयर था वो खरीद लिया था। ओके, 60% स्टेक उस समय खरीद लिया था, और फिर तब तक वेट किया जब तक कि जनरल मोटर्स दोबारा में प्रॉफिट में ना आए। जब तक प्रॉफिट में नहीं आई थी तब तक उन्होंने स्टेक नहीं बेचा। जब वो प्रॉफिट में आ गई तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने अपना स्टेक जो है वो भी जो ऑटो गैस थे उनको बेच दिया एट प्रॉफिट। ओके, देखो ऐसा करने से सरकार को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, पहले सरकार की मालकी थी 60% पे। ओके, बाद में जब कंपनी दोबारा प्रॉफिट में आई, किसी और कंपनी को बेचा सरकार ने, तो प्रॉफिट में जा सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही पैसा दे देने से, जैसे स्कीम्स के थ्रू हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं ना, यहाँ पर इन्विजन कर रहे हैं कि पैसा दो पैसा दो, फिर वो पैसा रिटर्न तो आने वाला नहीं है। ठीक है, वो पैसा आपने दे दिया। यहाँ पर जो एमएसएमई के तहत लोन दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोन ऐसे हैं जहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन है। ओके, जहाँ पर कोई कोलेटरल रखने की भी जरूरत नहीं है, तो वो पैसा तो नहीं वापस आएगा। जहां पर आपने कोलेटरल रखा है, कुछ कंडीशंस रखी हैं, ओके, तो वहां पर तो चलो सरकार को वहां पर इंटरेस्ट आ जाएगा, कुछ ना कुछ पैसे वापस आ जाएंगे। ओके, लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पर इक्विटी शेयर खरीदने की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर प्रावधान है सरकार के पास। तो आगे और एग्जाम्पल एक ली गई है। देखिए, पिछले समय में भारत सरकार ने बैंकों को भी ना 2.5 लाख करोड़ के आसपास जारी किए थे। ओके, तो जिसका मतलब ये था कि वो बैंक ऐसे थे, उनकी हालत ऐसी थी कि वो डूबने वाले थे। मैं भारत के बैंकों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर उनको 2.5 लाख करोड़ रुपया जारी किया गया कि आपके जो एनपीएस है, ओके, एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे थे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका के बैंकों के साथ हुआ था कि लोन बांटते गए लेकिन रिकवर नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर बाद में वो बैड लोन घोषित हो गए। ओके, तो बैड लोन वो जहां से इंटरेस्ट आना बंद हो गया और मूल भी आना बंद हो गया, और वहां पर वो ऐसे जो लोन्स होते हैं उनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल जाते हैं, और जहां फिर बैड लोन्स भी उनको कहते हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार ने वहां पर भी पैसे जारी किए थे, इन्वेस्टमेंट की थी, तो लेकिन उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं। ओके, अभी भी जो है यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं बैंकों के। और जो अभी सरकार क्या कर रही है, सरकार एक के बाद एक जो 3-4 बैंक है उनको इकट्ठा मर्ज करके एक बैंक बनाई जा रही है। ओके, जैसे रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओके, 2 बैंक और थे जिनको आपस में यहाँ पर मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, ओके, जिनको यहाँ पर या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करूं तो उसको प्राइवेटाइज कर देने वाली है सरकार। उसका जो जितना भी गवर्नमेंट का स्टेक था वो गवर्नमेंट ने बेच दिया है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही जो सरकारी बैंक है ना, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे काफी सरकारी बैंक जो है प्राइवेट होंगे, और जहां तो प्राइवेट हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि कंडीशंस अच्छी नहीं है बैंकों की, तो कभी भी ये डूब सकते हैं। और जो गिने चुने सरकारी बैंक रहेंगे, 1 या 2, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो दूसरा बड़ा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा और बैंक मुझे नहीं लगता है कि सरवाइव कर पाएंगे। आज से 5 से 10 साल तक सरवाइव करेंगे अगर सरकार उनको मर्ज करती रहेगी। लेकिन मर्ज करने से भी यहाँ पर बात नहीं बनेगी, फिर कोई ना कोई समय ऐसे आ जाएगा कि जितना उनके उनके पास एसेट्स होंगे बैंक के पास, उसके हिसाब से लोन भी बैड लोन भी उस हिसाब से इकट्ठे कर लेंगे वो, और उनकी हालत जो है ना फाइनेंशियली खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर प्राइवेट के हाथ में आता है तो फिर वो सही तरीके से चलते हैं, एक एक कदम जैसे फूक के रखते हैं। जैसे आप एचडीएफसी की एग्जांपल ले लो,
आईसीआईसी के एग्जांपल ले लो, ये बैंक लॉस में नहीं चल रहे हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सबसे अच्छी है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक ले लो तो अच्छी है इनकी फाइनेंशियल कंडीशन। तो क्यों अच्छी है? क्योंकि इनकी पॉलिसीज उस हिसाब से हैं, इनके ऊपर सरकारी का टैग नहीं है और तरीके से काम करते हैं, और जितना भी ये लोन बांटते हैं उसको रिकवर करना भी ये समझते हैं कैसे रिकवर करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये इकोनॉमी में अगर अगर बैंकिंग की जो हालत अच्छी होगी तो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी। जो लोन है अच्छे, अगर इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है किसी को तो फिर वो अच्छे से पैसे लगाएगा तो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आगे यही बात की गई है कि जैसे आपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, ओके, अगर आप इक्विटी इंजेक्शन के लिए जैसे आप इन्होंने अभी पैसे देने शुरू किए, ओके, क्रेडिट करना शुरू किया है, तो वहां पर भी तो ये कुछ देखते हैं ना कि कौन सी कंपनी यहाँ पर क्वालिफाई कर रही है, कौन सी कंपनी जरा जो है ट्रबल में है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये क्रेडिट दे देते हैं स्कीम के तहत। ओके, तो यहाँ पर इसी इंफॉर्मेशन के तहत आप इक्विटी इंजेक्शन भी कर सकते हो कि जो कंपनी ट्रबल में है, सही नहीं काम कर रही, उनको आप जो है यहाँ पर उनका इक्विटी शेयर खरीद लो। ओके, तो यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की बात की गई आगे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ना सरकार को कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दो जिसका काम ही ये है कि वो ये चीज ढूंढे कि कौन सी कंपनी की हालत बुरी है, उस कंपनी को फिर सरकार के आगे प्रोजेक्ट करे, सरकार उसको जो है यहाँ पर उसका शेयर खरीद ले। ओके, और सरकार उसको मतलब बेनिफिट पहुंचा दे। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा, तो उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होना बहुत जरूरी है। देखिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल बहुत सारे कामों के लिए बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो हाईवेज के जो प्रोजेक्ट होते हैं तो वहां पर भी फंड जुटाना होता है भारत सरकार को, तो ज्यादा से ज्यादा फंड चाहिए तभी तो हाईवेज बनेगी, नहीं तो कई जगह ऐसा होता है कि फ्लाईओवर्स का काम ही बंद हो जाता है। ठीक है, पीछे सड़कें बन जाती हैं और फ्लाईओवर्स के जो सामान होता है ऐसे बिखरा पड़ा होता है, 3 साल बाद 4 साल बाद याद आती है कि हम उसको रखना है दोबारा। तो इसका रीजन यही होता है कि फंडिंग की कमी हो जाती है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो जिसकी वजह से यहाँ पर डिले हो जाता है। तो यहाँ पर इस जगह भी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जाते हैं भारत सरकार की ओर से कि आप फंड जुटाओ, उसमें से कुछ हिस्सा भारत सरकार को होता है। ओके, तो कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का होता है। तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाता है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो। तो यही काम होता है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का, जिसका एक स्पेशल पर्पस होता है, ठीक है, काम करने का। तो यहाँ पर इक्विटी इन्फ्यूजन जो है, by avoiding interest payment on additional capital assessed will help the companies get back on their feet faster than similar infusion of credit would। अब जब आप पैसा दे रहे हो ना, इससे अच्छा है कि जो भी कंपनी उसने लोन लिया है बैंकों से, ठीक है, एडिशनल कैपिटल के ऊपर जितना भी लोन लिया है और उसके ऊपर जो भी वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आप माफ कर दो, ठीक है, उसका थोड़ा सा आप रिड्यूस कर दो, अवॉइड कर दो थोड़ी समय के लिए। अगर क्रेडिट कर रहे हो उसकी बजाय उनका जो लोन का जो यहाँ पर किस्त देनी ना, ब्याज देना, तो उसको आप डिले कर दो, अवॉइड कर दो कुछ समय के लिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर ये आगे ये भी बात बोल रहे हैं कि जो क्रेडिट एलिजिबिलिटी है 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, ओके, एज ऑफ फरवरी 29, 2020 इज आर्बिट्रेरी। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात बोली गई है कि आप मनमानी कर रहे हो अपनी। कहने का मतलब ऐसे है कि आपने जो एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है ना कि किसको आपने क्रेडिट देना है लोन्स का, ओके, तो यहाँ पर 20% जो है उसके पास जो है यहाँ पर क्रेडिट होना चाहिए। ओके, अगर किसी ने लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 20% ऑफ द असेस्ड वर्किंग कैपिटल, जो उसका वर्किंग कैपिटल है कंपनी का, उस हिसाब से 20% रखो अगर आपने कंडीशन रखनी है एलिजिबिलिटी की, लोन किसको मिले। तो यहाँ पर आने वाले समय में यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन एनी केस इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रोथ दैट जनरेट्स ऑर्डर फॉर कंपनीज, एडिशनल कैपिटल इज लाइक गिविंग समवन ऑक्सीजन सो दैट ही कैन स्टार्व टू डेथ। तो यहाँ पर जो एडिशनल कैपिटल होता है उससे फिर कंपनी को एक तरह की मदद मिल जाती है, जिससे कि खराब समय में उसको एक तरह की ऑक्सीजन मिलती रहती है कि वो जिंदा रहे। अगर ये एडिशनल कैपिटल भी उनको मिलना बंद हो जाए तो कंपनीज खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, जो वहां पर एम्प्लॉयमेंट है वो भी खत्म, कंपनी खत्म। ओके, जो यहाँ पर प्रोडक्शन होती है वो भी खत्म, तो जीडीपी में भी लॉस हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में भी लॉस हो जाएगा, और जो एक अदारा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी तरीके से, बड़ी सावधानी से यहाँ पर इकोनॉमी को चलाना पड़ता है। इकोनॉमी को चलाना कोई यहाँ पर इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो अनाउंसमेंट्स होती है ना, वहां पर ऐसे ही लगता है कि सिर्फ यहाँ पर सरकार का काम सिर्फ अनाउंसमेंट्स ही करना है और सिर्फ पैसे ही जारी करना है। यहाँ पर देखो, किसी भी चीज को चलाना है तो उसके अंदर घुसना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, अच्छे से समझ के फिर डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हम रिकवर कर पाएंगे अगर अच्छी पॉलिसीज हम लेकर चलते हैं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही बात की गई थी कि जो स्टेक है, ओके, जो इक्विटी शेयर है उसको खरीद लो बजाय वहां पर पैसा देने की। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। तो यहाँ पर
ऑथर कह रहे हैं कि अभी भी एक लॉन्ग ड्राइव है भारत के लिए, दिवाली के बाद भी हमें एक लॉन्ग ड्राइव पे अभी काम करना है। ओके, कहने का मतलब कि अभी भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो उस पैमाने पर अभी कंज्यूमर्स यहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जिस पैमाने पर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वहाँ पर किए जा रहे हैं। और जैसे अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पर टेस्ला है, इलॉन मस्क की कंपनी है, कि काफ़ी पुराना नाम है टेस्ला का, तो वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं और उसकी अच्छी डिमांड भी है अमेरिका की इकोनॉमी में। तो यहाँ पर भी हमें इंडिया में भी यहाँ पर अभी डिमांड जनरेट करनी है, तो इसके ऊपर भी देखना है। तो साथ ही साथ हमें अपना क्लाइमेट भी देख के चलना है कि उसके ऊपर जो एयर पोल्यूशन है वो कितना घातक जो है इम्पैक्ट डाल रहा है। तो पहले नंबर पे है अगर हम बात करें वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। ओके, और तीसरे नंबर पर है हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में। ओके, तो इंडिया का जो स्टेक है क्लीन एनर्जी का, ओके, तो अभी इतना हायर नहीं है, इतना बड़े पैमाने पर नहीं पहुंचा है। हालांकि 2022 तक का हमने टारगेट रखा है कि 175 गीगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी बाय रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी समय लगेगा। अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट्स चाहिए, उसकी प्रोडक्शन भी इंडिया में करनी है आने वाले समय में, तो इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनते बनते समय लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करें, अगर हम इसको स्विच करते हैं, ओके, तो हम एयर पोल्यूटेंट्स और जो पर्टिकुलेट मैटर होता है जो हमारी सेहत को खराब करता है, इससे हम बच सकते हैं अगर हम शिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एलिमिनेट कर सकते हैं साथ ही साथ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक यहाँ पर पॉलिसी है। ओके, तो यहाँ पर एक प्रोनाउंसमेंट है, तो क्या कहती है कि 2030 तक हम जो है ना जितने भी व्हीकल्स भारत में चलेंगे उसको हम इलेक्ट्रिक कर देंगे, इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, चाहे वो स्कूटी मोटरसाइकिल है, चाहे वो आपकी जो बड़ी गाड़ियां हैं, बसेज हैं, ओके, चाहे कार्स वगैरह है। तो मतलब कहने का कि पूरी इकोनॉमी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो दौड़ने चाहिए। तो भारत सरकार का 2019 तक का भी टारगेट था कि जितनी भी भारतीय रेलवे है उसका सबका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2019 की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक भारत सरकार कामयाब रही है। काफ़ी जो रिमोट एरियाज थे वहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो यहाँ पर कर दिया गया है भारत सरकार की ओर से, और अभी भी काम जारी है। अभी पूरी तरह से टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छे पैमाने तक जो है हम पहुँच चुके हैं अगर बात करें इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे की। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक यहाँ पर अनाउंसमेंट की है, ओके, अपनी पॉलिसी में कि ईवी पॉलिसी लेकर आए हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी बिक्री बढ़े, उनके कंज्यूमर्स बढ़े। तो गुजरात में भी ऐसा ही पॉलिसी आई है, कर्नाटक में भी ऐसी पॉलिसी आई है कि कंज्यूमर्स में डिमांड बढ़े इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। हम कोशिश करें आने वाले समय में कि क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर जो हम ये खराब इंपैक्ट डाल रहे हैं ना उसको सही कर लें आने वाले समय में। और आगे बात कर रहे हैं कि इंडिया अभी काफ़ी लेट है एवी मार्केट में। अगर बात करें जो फॉरेन की जो कंट्रीज हैं, एडवांस कंट्रीज हैं, वो काफ़ी आगे हैं अभी के लिए फिलहाल। तो यहाँ पर अगर पीछे भी हैं, अभी लेट भी हैं, तो कोई बात नहीं, हम एक स्ट्रॉन्ग एंट्री इस फील्ड में ले सकते हैं अगर भारत सरकार, इंडस्ट्री और सिटीजन ये तीनों यहाँ पर अगर मिलकर काम करें। ओके, गवर्नमेंट सपोर्ट दे, सब्सिडी दे यहाँ पर, ओके, यहाँ पर फैसिलिटेट करें इंडस्ट्रीज को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन करें, और सिटीजन इस बात को समझे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है आने वाले समय में क्लाइमेट के हिसाब से, अपनी हेल्थ के हिसाब से, तो वो खरीदें उसको। ओके, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं। आप ई रिक्शा देख लो, दिल्ली में ई रिक्शा काफ़ी चल रहे हैं, और भी काफ़ी शहरों में ई रिक्शा फैसिलिटीज़ जो है बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है, इसको और प्रमोशन मिलनी चाहिए। ओके, तो यहाँ दूसरी बात करें जो कार मार्केट है, तो वहाँ पर भी ईवी व्हीकल्स लॉन्च किए जा रहे हैं अलग अलग जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से। लेकिन फिलहाल अभी क्या हो रहा है, अभी बैटरीज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की बैटरीज चाहिए, रिचार्जेबल बैटरीज जो ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर्स तक जो है एक टाइम चार्ज होने के बाद चल पाए। ओके, तो ऐसी फैसिलिटी अभी आयात होने में टाइम लग रहा है। ओके, बहुत सारी कार कंपनीज जैसे हुंडई है, उन्होंने कोना नाम की एक कार लॉन्च की थी, लेकिन काफ़ी महंगी थी इसलिए ज़्यादा बिक नहीं पाई। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडियन प्लेयर्स की भी कंपनीज हैं जो यहाँ पर ईवी लॉन्च कर रही हैं सही दाम में। तो धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। ओके, लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, लेकिन अभी ट्रस्ट बनने में टाइम लगेगा। जो हमारे पेट्रोलियम से जो गाड़ी चल रही है उससे अगर शिफ्ट कर रहे हैं ईवी व्हीकल्स के ऊपर। तो आगे बात कर रहे हैं जो दिल्ली है, वो एक तरह का नेचुरल फर्स्ट मूवर है ईवी के बारे में अगर बात करें, क्योंकि ये वर्ल्ड का मोस्ट एयर पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है। आने वाले समय में बिगेस्ट हो जाएगा वर्ल्ड में 2030 तक।
ओके, 2030 से पहले पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होगा पूरे वर्ल्ड में। तो दिल्ली की यहाँ पर 3 ईयर की पॉलिसी है कि ईवी व्हीकल्स का शेयर जो है, नए व्हीकल्स अगर लोग खरीदते हैं तो उसमें बढ़े। ओके, 2024 तक, ओके, 1 क्वार्टर तक कहने का मतलब है कि जैसे एक साल में यहाँ पर 3 क्वार्टर हैं। ओके, तो यहाँ पर एक साल में 4 क्वार्टर हैं। ओके, 3 महीने करके। तो यहाँ पर सरकार चाहती है कि ईवी व्हीकल्स का जो है ना रेस जो है, शेयर जो है, किसी न किसी तरीके से बढ़ाया जाए 2024 तक। तो यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पे जो है ईवी व्हीकल्स भी, ईवी कार्स भी जो है, ईवी बसेस जो है, वो भी जो ज्यादातर यहाँ पर चलने को देखने को मिले। बात करें और स्टेट्स की, जैसे तमिलनाडु है, उन्होंने ईवी बसेस भी यहाँ पर लॉन्च कर दी हैं। ओके, मार्केट में चल रही है वो। तो यहाँ पर एक टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कुड बी ए मेजर फर्स्ट स्टेप, बट विल कंज्यूमर्स फॉलो द सूट? क्वेश्चन यहीं आकर रुक जाता है। सरकारें तो पॉलिसी बना देंगी, सरकारें फैसिलिटेट कर देंगी, सब्सिडी भी दे देंगी, लेकिन क्या कंज्यूमर खरीदेंगे? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है। और आगे बात करें कि कैसे ईवी अडॉप्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, तो दिल्ली सरकार यहाँ पर क्या कर रही है। दिल्ली सरकार, जैसे कोई भी आप गाड़ी खरीदती है उसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। ओके, रोड टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर ये सरकार सब कुछ माफ कर रही है, दिल्ली सरकार। ओके, ईवी व्हीकल के तौर पर। ओके, सभी व्हीकल्स के ऊपर नहीं, जो ईवी व्हीकल्स है सर उनके ऊपर। तो यहाँ पर इंसेंटिव मिल जाएगा 1.5 लाख के आसपास का, जो आप कोई भी न्यू ईवी खरीदोगे। तो देखो, इन सभी कार्स को यहाँ पर लग्जरी कैटेगरी में रखा हुआ है भारत में जीएसटी में। तो 28% जीएसटी इनके ऊपर लगता है, जिसके तहत टैक्सेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, लाखों के हिसाब से सरकारें टैक्सेस कमाती हैं पर कार। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क करती हैं। जैसे टोयोटा की बात करें तो वो भी क्वेश्चन मार्क करती रहती है कि टैक्सेस ज्यादा हैं, इसको 18% स्लैब में रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं कि आप एक ही स्लैब रखो, 18% तक मैक्सिमम स्लैब रख लो। ओके, जिसमें आप जो है इंटरफेयर कर सकते हो 12 और 18% के बीच में। कुछ 12% में रख लो, जो मैक्सिमम है वो 18% तक रखो। 28% बहुत ज्यादा हो जाता है। 28% कहने का मतलब यही है कि अगर 100 रुपया कमाया है तो 100 रुपये में से 28 रुपये भारत सरकार ले जाएगी आपसे। तो देखो, यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो लागत की यहाँ पर खर्चा आ रहा है ना, चाहे कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, चाहे उसका जो लागत आ रहा है, फ्यूल, मेंटेनेंस कॉस्ट, सब कुछ डाल के यहाँ पर ईवी जो है ये 14.5 लाख तक जो है पहुंच रही है, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं। ओके, तो इतने में जो है आपको मिड हाई रेंज इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी मिल जाएगी 15 लाख के आसपास। ओके, तो अगर प्राइस कंपैरिजन करोगे तो ईवी बहुत महंगी है, तो लोग नहीं सोचेंगे कि हम ईवी खरीदे। लोग कहेंगे कि अगर इतने ही रेंज में हमने खरीदना है तो कंबशन व्हीकल खरीद लेते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन वाला। तो यहाँ पर 3 गुना ज्यादा कॉस्ट है आईसीई व्हीकल्स के मुकाबले ईवी की। तो यहाँ पर इस कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, जो इनकम टैक्स बेनिफिट से अप टू 2.5 लाख। तो इतना पैसा यहाँ पर सरकार ले जाती है टैक्सेस के रूप में। ओके, तो अगर इनको कम कर दें, यहाँ पर ग्रीन कार लोन्स प्रोवाइड करें, जीएसटी में इसको, जीएसटी में जो यहाँ पर आपने टैक्सेस लगाए इसको कम करें। जो रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है, जो आरसी बनती है, ठीक है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, सरकार पैसे लेती है, उसको खत्म करो। ठीक है, जो सेंट्रल और स्टेट इंसेंटिव लगते हैं तो उनको आप जो है यहाँ पर प्रोवाइड करो, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो कि जो जिसकी वजह से जो ईवी है वो सस्ती हो जाए आईसीई इंजन में। तो दिल्ली गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है, तो इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। तो आगे बात करें कि जो बैटरीज है ना, वो अभी फॉरेन से आ रही हैं बनके। ओके, ज्यादातर जो है चाइना से इंपोर्ट हो रही है, उसका रॉ मटेरियल भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। तो उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर हमें फोकस करना होगा, और जो व्हीकल पार्ट्स हैं उसको भी हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर जो है यहाँ पर फोकस करना होगा। तो जिसकी वजह से जो कॉस्ट और कम हो जाएगी ईवी की। ओके, तो बैटरीज तो है मेन चीज ईवी की। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर बैटरीज नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी की बैटरीज नहीं होगी, तो गाड़ी किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर अच्छी बैटरीज के ऊपर फोकस करना है, और उसकी प्रोडक्शन, होम प्रोडक्शन के ऊपर भी हमें फोकस करना है, अगर और सस्ती चीज करनी है तो हाल में जो यहाँ पर इंपोर्ट होता है बैटरीज के रॉ मटेरियल का, वो चाइना से हो रहा है। आगे बात कर रहे हैं कि अगर इनके चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो इंडिया में अभी तक सिर्फ 650 के आसपास जो है चार्जिंग स्टेशन हैं कार्स के लिए, और जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हैं उनके लिए 2018 की अगर बात करें, तो अगर कंपेयर करें चाइना के साथ, तो उसके बाद 4,56,000 चार्जिंग पॉइंट्स हैं अगर चाइना में। ओके, तो कितने ज्यादा हैं। आगे बात करें, अगर चार्जिंग करना है ना ईवी को, तो ये भी एक चैलेंजिंग काम है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के अंदर जगह ही नहीं है गाड़ी पार्क करने के लिए। अगर आपने, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं,
कंपनी भी ये बोलती है कि आप अगर गाड़ी लेकर जा रहे हो तो जहां पर गाड़ी घर में आप पार्क करोगे ना, हम पूरा का पूरा बैटरी का चार्जिंग सेटअप आप वहीं पर इंस्टॉल करके चले जाएंगे। तो आप गाड़ी अंदर लगाओ और चार्जिंग बटन ऑन करो, आपकी गाड़ी की बैटरी जो है चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है कि बहुत सारे घर ऐसे हैं, घर के अंदर गाड़ी लगाते नहीं है, घर के अंदर स्पेस है ही नहीं है, वो गलियों में लगाते हैं, तो वहां पर वो कैसे चार्ज करेंगे? तो यहाँ पर इसी चीज को सही करने के लिए कर्नाटका जो यहाँ पर 20% सब्सिडी दे रहा है ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशंस की। ईवी चार्जिंग स्टेशंस की इंस्टॉलेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, लोग चार्ज कर कर रखें और गाड़ी को गली के बाहर भी लगाना है, गली पे लगाना है तो गली में भी लगा लें। ओके, बड़े शहर जितने हैं तो वहां पर देखो यही चीज चलती है, सड़कों के ऊपर ही गाड़ी लगी होती है और घर के अंदर जगह ही नहीं होती गाड़ी लगाने के लिए। और आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर टेस्ला से सीखना चाहिए। जो टेस्ला इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है हाई एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर कि बैटरीज को यहाँ पर और शानदार बनाने के ऊपर यहाँ पर काम कर रहा है और अच्छी गाड़ियां जो है यहाँ पर बनाकर अमेरिकन को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर उसके पास बहुत बड़ी टीम है, अच्छे इंजीनियर्स की, एक्सपीरियंस इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स की, जो उसके साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो इंडिया यहाँ पर प्लान कर रहा है कि जो यहाँ पर इंडियन कंपनीज उनको इंसेंटिव दे $4.6 बिलियन का, कि वो एडवांस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो है इसके यूनिट जो है सेटअप करें भारत में। यहाँ पर अभी ऑफर दे रहा है, ओके, प्लान कर रहे हैं अभी। आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज होती हैं, टैक्स एग्जेम्पशन होते हैं, ओके, और इंडस्ट्री पार्टनरशिप होती है, तो यहाँ पर ये अगर तीनों चीज अच्छे से होंगी तो ईवी की डिमांड बिल्कुल बढ़ेगी, ओके, आने वाले समय में। तो यहाँ पर एग्जांपल्स ले सकते हैं जिन जिन कंट्रीज ने यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडीज ज्यादा बढ़ाई हैं और टैक्स कम किए हैं, ओके, और इंडस्ट्री का पार्टनरशिप उससे तालमेल बनाकर चले हैं। तो फॉर एग्जांपल जर्मनी है, यूएस है, नीदरलैंड है, चाइना है, ठीक है, तो उनसे हम सीख सकते हैं। ओके, देखो अगर इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में अच्छे से सीखना हो ना किसी ने, तो यहाँ पर देखो जिन जिन कंट्रीज में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है तो वो उस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट रहा। ओके, जैसे ईस्ट एशिया मिराकल के नाम पर काफी मशहूर थ्योरी थी 1990 से पहले। ओके, तो वहां पर उसी को सीख के इंडिया ने यहाँ पर जो है एलपीजी की पॉलिसी लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो ये सीख कर ही आता है, किसी ना किसी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ हुआ होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सबको समझना पड़ता है, फिर उसको आप अपने देश में लेकर आ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही है, तो हम भी सीख सकते हैं जिन कंट्रीज ने ऐसा किया है। ओके, अच्छे से वहां पर ईवी व्हीकल्स डेवलप कर रहे हैं वो, तो हमें यहाँ पर साथ ही साथ एक इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ये भी चाहिए, इंसेंटिव स्कीम जो भी आप प्रोवाइड करोगे इंडस्ट्रीज को। ओके, तो यहाँ पर एक अच्छी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगाने शुरू कर दे, ओके, अलग से अपना कोई रवैया अपनाना शुरू कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, तब तक जीएसटी नहीं बना था जब नैनो का प्लांट लगना था बंगाल में। ओके, तो उस समय ऑपोजिशन हुई थी, ममता बनर्जी तब ऑपोजिशन लीडर थी, और मतलब विरोध कर करके कि किसानों का यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो वो प्लांट ही वहां से उठा दिया टाटा कंपनी का। ओके, तो पहली बार टाटा उधर गए थे बंगाल में प्लांट लगाने कि उधर के लोगों को भी यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाए, लेकिन जो पॉलिटिकल जो टसल है उसकी वजह से उनको वापस वहां से प्लांट उठाकर गुजरात लेकर जाना पड़ा, सानद, और यहाँ पर 300 करोड़ का नुकसान हुआ था टाटा को। और आगे बात कर रहे हैं कि जो पब्लिसिटी कैंपेन है वो भी हेल्प कर सकती है। जो यहाँ पर ड्राइविंग हैबिट्स है लोगों के, यहाँ पर जो सोचने का तरीका है, ठीक है, उसको चेंज किया जा सकता है अगर हम कैंपेन करते हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल, यहाँ पर जो भी जिस तरह की यहाँ पर रुकावट आती है उसको हम दूर कर सकते हैं बाय कैंपेनिंग कि आप ईवी व्हीकल्स अडॉप्ट करो, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को आने वाले समय में फायदा होगा। ओके, तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर सब्सिडीज दी जाएंगी, टैक्स एग्जाम्पशन दी जाएंगे, ये साइजेबल फिक्सल कॉस्ट जो है गवर्नमेंट के उस हिसाब से होना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि सरकार पूरा ही यहाँ पर टैक्स माफ कर दे, टैक्स लगाए लेकिन कम लगाए। ओके, तो अपना यहाँ पर जो यहाँ पर वही खाता है गवर्नमेंट, उसको भी यहाँ पर ध्यान रखकर चले। ओके, क्योंकि इससे रेवेन्यू काफी आता है यहाँ पर कार इंडस्ट्री से। तो यहाँ पर अच्छे जो डिसीजन होंगे, ओके, जो माइंडफुल डिसीजन होंगे, तो उससे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और इकोनॉमिकली नहीं हम सोचेंगे, साथ ही साथ हमारे सेहत को बहुत बढ़िया यहाँ पर इफेक्ट मिलने वाला है अगर जो है ईवी व्हीकल्स जो है आने वाले समय में यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर कम एयर पोल्यूशन होगा और जो ग्लोबल वार्मिंग जो है, ठीक है, वो भी कम हो जाएगी। और आगे बात कर रहे हैं कि यूएस की अगर बात करें तो जो एक ईवी का बेनिफिट होता है ओवर इज 10 ईयर। ओके, सो यहाँ पर 1,20,000 माइल्स जो लाइफ टाइम यहाँ पर मिलता है। ओके, तो यहाँ पर इंक्लूड होता है लेस मेंटेनेंस, ओके, फ्यूल सेविंग ज्यादा होती है। ओके, मेंटेनेंस यहाँ पर बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बात की गई है $5,618 एनुअली, ठीक है, मतलब इतने बचाए जा सकते हैं जब ये सब चीजों को हम जो है यहाँ पर कंट्रोल करके चलते हैं पूरे इकोनॉमी के वाइज से। ओके,
तो इसके अलावा एनवायरनमेंट, हेल्थ, नेशनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, ये भी यहाँ पर जो है बचाए जा सकते हैं, खर्चा जाया जा सकता है इन सबका $6,785 के आसपास का, अगर कंपेयर करें कॉस्ट ऑफ आईसी व्हीकल्स के। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हेल्थ गेन यहाँ पर अच्छा होगा अगर हम जो है टेल पाइप जो एमिशंस हैं उसको कम करें। ओके, तो यहाँ पर ईवी अगर बीजिंग की बात करें तो वहां पर भी एक काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है। तो वहां पर सोडियम ऑक्साइड जो है वो कम हुआ है बाय 7.9%, नाइट्रस ऑक्साइड वो कम हुआ है बाय 10.8%, पर्टिकुलेट मैटर ओके पीएम 2.5 ये कम हुआ है बाय 3%, और पीएम 10 ये कम हुआ है बाय 9.1%। तो ये पीएम 2.5 पीएम 10 ये भी जो है एक तरह के एमिशंस हैं जो जो गाड़ियां हैं उनसे निकलता है, जो वहां पर जो एमिशन निकलते हैं तो उनमें से ये निकलते हैं पीएम 2.5 पीएम 10। तो ये भी बहुत घातक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं सेहत के लिए। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि हमें जो यहाँ पर वेहिकुलर एमिशन है ना, तो यहाँ पर इसको हमें कम से कम रखना है। और बात करें अगर पर्टिकुलर मैटर की, तो इसका इमिशन सबसे ज्यादा निकल कर आता है जो यहाँ पर जो रीसस्पेंशन जो डस्ट होता है उससे, इसके अलावा जो ब्रेक्स का जो प्रेशर होता है उससे, और टायर्स ओके जो घिसते हैं तो उससे भी यहाँ पर जो एमिशन निकलता है, ठीक है, तो वो भी जो है यहाँ पर एनवायरनमेंट को खराब करता है। तो इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि ईवी हमें एनवायरमेंटली बेनिफिशियल तभी होगी जब इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ईवी के, और जो इसकी बैटरी सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, ओके, वो जो चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे वो सारे नॉन कोल हों और नॉन थर्मल हों। फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं कि अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जितनी है 75 से 80% वो डिपेंडेंट है कोल थर्मल प्लांट्स के ऊपर। देखो कोल थर्मल प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पर कोला यूज होगा, फिर फ्लाई ऐश बाहर निकलेगी, एनवायरनमेंट फिर खराब होगा, और उसी के बनी बिजली से हमने जो है ईवी चार्ज करना है। तो हमें जो ये सोर्स बन रहा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे बन रही है उसको भी अभी सही करने की जरूरत है वहां पर। इसलिए भारत सरकार रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो भी हम बनाएंगे वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करके ही बनाएंगे। ओके, जैसे सोलर पैनल है, विंड एनर्जी है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर सोर्सेज हैं जहां पर हम रीन्यूएबल एनर्जी को कंसेप्ट में बनाकर जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो थर्मल प्लांट्स जो है यहाँ पर काफी एमिशन इनका होता है। हालांकि यहाँ पर ये भी अप्रोच बनाकर चली जाती है कि जो थर्मल प्लांट से जो फ्लाई ऐश निकलेगी उसको हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज है वहां पर, जो सड़कें बनाएंगे वहां पर, तो वो भी बात की बातें हैं, ये भी हम यूज कर लेंगे, लेकिन टोटली पूरा इसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, टोटली एनवायरनमेंट को बेनिफिट नहीं पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पर अगर थर्मल प्लांट्स इनको अगर हमने एलिमिनेट करना है तो वो सबसे अच्छी ऑप्शन होगी, लेकिन फिलहाल ये अभी तक लिए फिजिबल नहीं है। अभी थर्मल प्लांट्स जो है ये काम करेंगे जब तक पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम जो है यहाँ पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में नहीं फैला देते हैं। और आखिर में बात कर रहे हैं कि अगर हम अच्छे से वैल्यूएट करते हैं गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी को, वो फिजिकल कॉस्ट को जितना भी इनको आता है टैक्स एग्जाम्पशन देने के बाद, और साथ ही साथ अगर एस्टिमेट लगाते हैं कि इंडिया जो है आने वाले समय में जो यहाँ पर 64% ऑफ एनर्जी डिमांड है फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, ओके, और 37% कार्बन एमिशंस बाय 2030 जो है इसको यहाँ पर सेव कर सकता है आने वाले समय में। एनर्जी डिमांड कहने का मतलब जो ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, जो पेट्रोल डीजल चलता है वो सब चीजें, ओके। तो यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट्स भी हमें होंगे अगर हम जो है इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इसको अडॉप्ट करते हैं एफिशिएंटली और क्विकली। तो आने वाले समय में इंडिया कुड आल्सो सेव 1.2 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इंपोर्टेड ऑयल, जो बाहर से हम तेल आयात करते हैं, ओके, तो ये भी 1.2 लाख करोड़ का हम बचा सकेंगे आने वाले समय में। तो इतना फायदा भारत को होगा, भारत की इकोनॉमी को होगा। तो यही पैसा हम जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े में जो है करने में लगा सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर अगर शिफ्ट करते हैं हम ईवी से, ओके, तो ये विल नॉट बी ऑटोमेटिक और प्रॉब्लम फ्री, ओके, तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अगर 2030 का टारगेट है कि टोटली करना है तो कम से कम 70% तक तो पहुंचेंगे हम, ओके, तो हो सकता है 2035 या 40 तक कंप्लीटली जो है यहाँ पर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें कि जहां पर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हम यूज करके, ओके, बैटरी व्हीकल्स हम यहाँ पर चलाएं पूरे भारत में। तो यहाँ पर फिजिकल इंसेंटिव जरूरत है, ओके, भारत सरकार को यहाँ पर देखना होगा। जैसे एलपीजी सिलेंडर्स को बढ़ावा दिया था, ओके, यहाँ पर सब्सिडी देके, फिजिकल इंसेंटिव देके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत यहाँ पर अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो उसी तहत यहाँ पर भी इंसेंटिव जो है भारत सरकार को देने होंगे, ओके। दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली ऑन बैलेंस द सोशल गेन्स ऑफ क्लीनर एनर्जी फ्रॉम ईवीज फार आउटवे द फिजिकल कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग दिस ड्राइव, ओके। तो यहाँ पर धीरे धीरे अभी थोड़ा सा यहाँ पर
बैलेंस बना के चलना है। ओके, सोशल गेन हमें जो है ज़्यादा मिलेंगे अगर हम साफ एनर्जी यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हमें ईवी व्हीकल्स को जब हम फॉलो करते हैं इसके पैटर्न को, तो तभी हम जो है यहाँ पर क्लीन एनर्जी का फार्मूला इसको प्रमोट कर पाएंगे आने वाले समय में। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।